तो प्रेपरेशन के बाद जो नेक्स्ट हमारा काम होता है दैट इज प्योरिफिकेशन। तो कोलैटरल सॉल्यूशन जो हमने प्रिपेयर किए लास्ट टाइम हमने डिस्कस किए थे कि उसमें जो भी हम मेथड यूज करते हैं, चाहे वो केमिकल मेथड हो चाहे वो डिस्पर्शन मेथड हो, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, वी विल गेट सम इम्प्योरिटीज, ओके, और वो इम्प्योरिटीज कौन सी होंगी, स्पेशली ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, ओके। सो व्हेन वी प्रिपेयर द कोलाइड्स वी गेट सम क्रिस्टलाइड्स एज वेल, ठीक है। तो उसमें क्या होते हैं, कुछ क्रिस्टलाइड्स होते हैं, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ठीक है। सो उन इलेक्ट्रोलाइट्स को हमने क्या करना है, उसमें से रिमूव करना है, क्योंकि अगर वो एक्सेस में होंगे देन दे कैन डिस्टेबलाइज द कोलाइडल पार्टिकल्स, ओके। सो हाउ कैन वी एलिमिनेट दीज electrolyte or the crystalloids? So there are number of methods. So the first method which I am going to discuss here is the dialysis. That is dialysis. अब ये dialysis क्या होती है? देखो एक प्रोसेस है जिससे हम क्या कर सकते हैं, कोलाइडल पार्टिकल्स और क्रिस्टलाइड्स जो पार्टिकल्स हैं उनको सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें हम जो फिनोमेना यूज करते हैं दैट इज डिफ्यूजन। डिफ्यूजन की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, कोलाइड्स एंड क्रिस्टलाइड्स पार्टिकल्स को सेपरेट कर सकते हैं, ठीक है। अब ये डिफ्यूजन होनी कहां से, दैट डिफ्यूजन विल टेक्स प्लेस थ्रू ए सुटेबल मेम्ब्रेन, ठीक है, थ्रू ए सुटेबल मेम्ब्रेन, थ्रू अ सुटेबल मेम्ब्रेन। अब इस मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस करेंगे, ये मेम्ब्रेन क्या होती है, ठीक है। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि किस तरीके से सेपरेशन करते हैं। देखो होता क्या, हमारे पास एक हमारे पास कोई वेसल है, लेट इट बी ए ट्रफ है हमारे पास, ठीक है। उस ट्रफ में हमने क्या किया, वाटर ले लिया, ठीक है, फ्रेश वाटर हम ले रहे हैं इसमें, जो कि कंटिन्यूसली क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। सो हियर वाटर इज एंटरिंग, ठीक है। और जब वाटर एंटर करेगा तो ये क्या करेगा, जार जो है फिलअप होगा, ओके। फिलअप होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे भी हमारे पास एक हुड है, तो यहां से वाटर क्या होगा, हमारा जो है आउटफ्लो होगा। यहां से क्या हो रहा है, आउटफ्लो हो रहा है, यहां से क्या हो रहा है, इनफ्लो हो रहा है, ओके। और इसके बीच में हमने एक बैग में क्या किया, हमने अपने कोलाइडल पार्टिकल्स का जो सॉल्यूशन हमने जो फ्रेशली प्रिपेयर हमने किया था उसको हमने इसमें अंदर हैंग किया हुआ है, ठीक है। उसको हमने क्या किया, उसके अंदर हैंग किया हुआ है इस तरीके से, ओके। अब इस बैग में हमारे पास क्या है, वी हैव द सोल, कोलाइडल सोल है और साथ में इंप्योरिटीज भी है, और बाहर क्या है हमारे पास, दैट इज फ्रेश वाटर। हियर वी हैव द फ्रेश वाटर, ओके, एंड हियर वी हैव द सोल, मींस वी हैव द कोलाइड्स प्लस इलेक्ट्रोलाइट्स, ओके। और ये जो मेम्ब्रेन है, ये जो बैग लिया हुआ दैट इज नोन एज द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। ये एक स्पेशल टाइप की मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, जो कि सेलोफेन से या पर्चमेंट मेम्ब्रेन होती है, ठीक है। तो वो उसमें हम क्या करते हैं, अपना कोलाइडल सॉल्यूशन जो है ले लेते हैं, तो और उसको हमने क्या करा, वाटर में रख दिया। अब क्या होगा, देयर विल बी डिफ्यूजन। व्हाट इज डिफ्यूजन, द डिफ्यूजन क्या होता है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन तक मूव करना हमें, ठीक है। अब ये जो मेम्ब्रेन है दैट इज नोन एज सेमी परमिएबल, मींस ये क्या करी है कि कोलाइड्स और क्रिस्टलाइड्स में से, मतलब जो इसके अंदर हमारे पास डिस्पर्शन मीडियम है और डिस्पर्स्ड फेज है। डिस्पर्स्ड फेज क्या है हमारे पास, कोलाइड्स पार्टिकल, ठीक है, और डिस्पर्शन मीडियम क्या है हमारा, वाटर, जिसके अंदर हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स है, ठीक है। और वो जो वाटर है अंदर जिसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स है वो एक कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, ठीक है। तो उस कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से वाटर क्या करेगा, बाहर आएगा, जहां पे हमारे पास देयर इज नो इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, मींस वी कैन से देयर इज ए नो कंसंट्रेशन ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट और द डाइल्यूट सॉल्यूशन इज देयर, ठीक है। सो हायर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन से इट विल मूव टुवर्ड द लोअर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, ओके। सो देयर विल बी डिफ्यूजन। तो अब क्योंकि ये सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है दैट इज अलाउ ओनली द पैसेज ऑफ डिस्पर्शन मीडियम, नॉट द डिस्पर्स्ड फेज, ठीक है। तो वहां पे जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो इसके अंदर से बाहर नहीं आएंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल बाहर आएगा, मींस डिस्पर्शन मीडियम बाहर आएगा। और जब डिस्पर्शन मीडियम बाहर आएगा उसके साथ इलेक्ट्रोलाइट्स भी आएंगे, क्योंकि वो उसके अंदर बहुत इजीली तरीके से डिसॉल्व है, ठीक है। सो वो इलेक्ट्रोलाइट्स क्या करेंगे, बाहर आएंगे, तो अंदर क्या हो जाएगा हमारे पास, वी विल गेट द प्योर कोलाइडल सिस्टम, क्लियर। और जैसे से इलेक्ट्रोलाइट जो बाहर आते जाएंगे, बाहर क्या होती जाएगी, कंसंट्रेशन बढ़ती जाएगी, ठीक है। इसलिए हमें ये जो वाटर है इसको हमने फ्लो करते रखना है, ठीक है, क्योंकि जब अगर वाटर फ्लो नहीं करेगा
तो बाहर कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी, अंदर कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, तो ये यहाँ से रिवर्स डायलिसिस शुरू हो जाएगी। मींस बाहर से सोल्यूशन जो है फिर से अंदर जाना स्टार्ट कर देगा। सो इसलिए हमें वाटर को वहां पे इनफ्लो और आउटफ्लो करते रहना है, सो दैट कि जो इलेक्ट्रोलाइट यहाँ से बाहर आ रहे हैं वो हमेशा बाहर निकलते जाए और फ्रेश वाटर वहां पे रहे और जो है डायलिसिस कंटिन्यूस चलती रहे। ठीक है, तो ये है हमारे पास प्रोसेस ऑफ डायलिसिस। सो हाउ कैन वी डिफाइन द डायलिसिस? सो इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द particles of colloids from those of the crystalloids by means of diffusion through a suitable membrane, and this process is known as the dialysis. This is known as the dialysis. Okay, so principle क्या मैंने बताया आपको कि इसमें से क्रिस्टल पार्टिकल जो है वो पास नहीं होते थ्रू दी दिस parchment or the cellophane membrane, which is known as the semipermeable membrane. Okay, only the ions of electrolyte they get pass through it. Okay, so ये जो प्रोसेस है दैट इज वेरी वेरी स्लो, दैट इज वेरी वेरी स्लो। हाउ कैन वी मेक अप दिस प्रोसेस वेरी फास्ट? सो वी कैन जस्ट पुट द टू इलेक्ट्रिक प्लेट अराउंड दिस बैग। ठीक है, अगर हम यहाँ पे दो कोई प्लेट्स जो है इलेक्ट्रिक प्लेट जो है यहाँ पे कनेक्ट कर दे, एक को हम बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से, दूसरे को हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट कर दे, तो ये प्रोसेस जो है डायलिसिस जो है वो फास्ट हो जाएगी। वो क्यों? क्योंकि जो क्रिस्टलॉइड्स इसमें से बाहर आ रहे हैं दे विल हैव सम चार्ज। ओके, उनके ऊपर क्या है? वो चार्ज है। तो जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होगा, अगर तो वो आयंस क्या है नेगेटिवली चार्ज है वो पॉजिटिव तरफ मूव करेंगे और जो पॉजिटिव आयंस है वो नेगेटिव तरफ मूव करेंगे। तो ये जो डिफ्यूजन प्रोसेस है दैट विल बिकम फास्ट। ओके, सो दैट इज आल्सो नोन एज इलेक्ट्रोडायलिसिस। तो सेकंड मेथड जो हमारे पास है दैट इज इलेक्ट्रोडायलिसिस। इलेक्ट्रोडायलिसिस, ठीक है। व्हाट इज इलेक्ट्रोडायलिसिस? के टू इंक्रीज द रेट ऑफ प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन, तो डायलिसिस इज कैरिड आउट बाय अप्लाइंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोडायलिसिस। सो नेक्स्ट वी हैव व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ डायलिसिस, और इसके अलावा क्या क्या एप्लीकेशन है डायलिसिस की, कहां यूज होती है। तो देखो, जो बायोलॉजिकल एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो डायलिसिस जो है ब्लड की प्यूरिफिकेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होती है। ठीक है, जिन लोगों की किडनीज खराब हो जाती हैं तो उनमें क्या होता है कि किडनी जो हमारी एक तरह से प्यूरिफिकेशन, ब्लड की जो प्यूरिफिकेशन करती है। ठीक है, अगर किसी की किडनी खराब हो जाती है तो वहां पे हमें ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए डायलिसिस करनी पड़ती है। तो एक हम क्या करते हैं, आर्टिफिशियल मशीन जो है उसका कनेक्ट कर देते हैं, जिसमें से क्या होता है हमारा ब्लड जो है बॉडी में से पास होता है, निकलता है बाहर और उस इंस्ट्रूमेंट में से होके निकल जाता है जहां पे डायलिसिस होती है, और जो इलेक्ट्रोलाइट्स हमारे ब्लड में वो रिमूव हो जाते हैं। ठीक है, ओनली कोलाइडल पार्टिकल जो हमारे ब्लड में वो रहते हैं और फिर वापस क्या है उस ब्लड को हमारी बॉडी में ट्रांसफर किया जाता है। ठीक है, और उस मशीन को हम क्या बोलते हैं? आर्टिफिशियल किडनी बोलते हैं। ठीक है, आर्टिफिशियल किडनी कह देते हैं, क्योंकि ये नेचुरल किडनी तो है नहीं। ओके, सो ये हम आर्टिफिशियली एक मशीन बनाई है जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, ब्लड को प्योरीफाई करते हैं। ओके, तो ये एक तरह से डायलिसिस है। नेक्स्ट हमारे पास जो मेथड है प्योरिफिकेशन का दैट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। थर्ड मेथड इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ओके, सो हमने डिस्कस किया था स्टार्टिंग में प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, लेटर हम फिर भी डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो पहले मैं डिस्कस करता हूं कि हमने वहां पे पढ़ा था कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स है दे कैन नॉट बी फिल्टर्ड थ्रू दी ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। मींस हम एक फिल्टर पेपर ले लेते हैं जिसके अगर हम उस फिल्टर पेपर को माइक्रोस्कोप के अंदर देखें तो उसके जो पोर्स हैं वो बहुत बड़े बड़े दिखाई देते हैं। ठीक है, इतने बड़े बड़े होते हैं कि जो हमारे कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो इसमें से इजिली पास हो जाते हैं। दिस इज ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। ठीक है, तो वहां पे नंबर ऑफ पोर्स में दिखाई देंगे तो उनका साइज क्या होता है, बहुत बड़ा होता है, और कोलाइडल पार्टिकल का साइज इतना छोटा होता है कि वो इसमें से इजिली पास हो जाते हैं। तो अगर हमने फिल्टर करना है, मींस हमारे पास एक सोल्यूशन है जिसमें हमारे पास क्या है, क्रिस्टलाइट्स भी हैं, कोलाइड्स भी हैं। अगर हम नॉर्मल फिल्टर पर यूज करेंगे तो दोनों ही उसमें से पास हो जाएंगे, फिल्टर पेपर पे हमारे पास कुछ भी सेपरेट होकर नहीं आएगा। तो हम कोलाइडल पार्टिकल्स को प्यूरिफाई करने के लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स को रिमूव करने के लिए एक अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस यूज करते हैं। तो उसमें हम क्या करते हैं, वी यूज सम स्पेशल टाइप ऑफ फिल्टर पेपर जिनको हम ग्रेडेड फिल्टर बोलते हैं। दे आर नोन एज द ग्रेडेड फिल्टर पेपर। ये क्या होते हैं? ये एक स्पेशल टाइप के पेपर होते हैं जिनका पोर साइज जो है इतना छोटा होता है कि कोलाइडल डायमेंशन से भी छोटा हो जाता है। ठीक है, तो कैसे बनते हैं, इनका बनाने का एक प्रोसेस है कि ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर के ऊपर हम क्या करते हैं,
कोई एक यू कैन से लायोफिलिक जो कोलाइड्स होते हैं उनका सोल्यूशन हम इसमें लगा देते हैं और इसको ड्राई कर लेते हैं, और जो लायोफिलिक कोलाइड्स होते हैं वो इनके पोर्स में जाके क्या हो जाते हैं, फिट हो जाते हैं, ठीक है, वहां पे ड्राई हो जाते हैं। तो जिससे क्या होगा, देखो सपोज हमारे पास क्या है, ये कोई बहुत बड़ा पोर है, ठीक है, जैसे ही इसमें से लायोफिलिक कोलाइड्स जाएंगे तो वो क्या करेंगे, वहां पे ड्राई हो जाएंगे, तो उसका पोर साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, उसका पोर साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। वो इतना छोटा हो जाएगा कि कोलाइडल डायमेंशन में के रेंज में आ जाएगा। तो लायोफोबिक कोलाइड को जब हम इसमें से डालेंगे तो वो इसमें से इजिली पास नहीं होंगे, सिर्फ और सिर्फ क्या है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जो आयंस हैं, वो इसमें से इजिली पास हो जाएंगे, ठीक है। तो जो ब्राइटल पार्टिकल्स हैं, लायोफोबिक कोलाइड्स हैं, वो हमारे फिल्टर पेपर में आ जाते हैं। इस टाइप के जो फिल्टर पेपर होते हैं उनको बोलते हैं अल्ट्रा फिल्टर पेपर, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, ठीक है। सो इट इज अ प्रोसेस ऑफ रिमूविंग द इंप्योरिटीज फ्रॉम द कोलाइडल सॉल्यूशंस बाय पासिंग थ्रू इट ए ग्रेडेड फिल्टर पेपर व्हिच इज नोन एज द अल्ट्रा फिल्टर पेपर, ठीक है। सो मैंने क्या बताया आपको कि ये फिल्टर पेपर बनते कैसे, दे आर मेड बाय द ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर। बस क्या करना है, इसको हमने इम्प्रेजनेट करना है किसमें, कोलाइडल सॉल्यूशन में। कौन से कोलाइडल सॉल्यूशन में, लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन। तो वो क्या करेंगे, इसके अंदर डिपॉजिट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल हम बात लेते हैं कि हमारे पास जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं, ठीक है, उनका ये साइज है जिसमें से वो नॉर्मली फ्लो करते हैं। बट अगर कोई पर्सन ज्यादा ऑयली खाना खाता है, रूटीन में क्या करता है, कुछ फ्राई चीजें खाता रहता है, तो क्या होता है कि उसके चांसेस होते हैं कि उसको हार्ट स्ट्रोक आ जाए, ठीक है। उसका रीजन क्या होता है कि जो वो ऑयली खाना खा रहा है, जो वो फैट ले रहा है, वो फैट क्या करती है, हमारी ब्लड वेसल में डिपॉजिट होना स्टार्ट कर देती है, और ब्लड वेसल्स का जो साइज है उसको छोटा कर देती है, ठीक है। जिससे क्या होता है कि जो नॉर्मली ब्लड पहले इसमें से इजिली फ्लो कर रहा था, अब वो अंडर प्रेशर फ्लो करेगा, ठीक है, क्योंकि अब स्पेस कम है, ब्लड अमाउंट उतनी ही है जितनी पहले आ रही थी, ठीक है ना। तो इसमें से फ्लो करने के लिए उनको दिक्कत महसूस होगी, और वो क्या करेगी, हाई प्रेशर पे फ्लो करेगी। तो मीन्स उसको क्या होगा, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम रहेगी, जिससे क्या होता है, उसका हार्ट फेल भी हो सकता है, स्ट्रोक भी उनको हो सकता है। तो यही सेम प्रोसेस इसमें होता है कि जब हम नॉर्मल फिल्टर पेपर को एक लायोफिलिक सोल में डिप करते हैं, डिप करने के बाद उसको ड्राई करते हैं, तो हम क्या देखते हैं अंडर माइक्रोस्कोप कि जो उनका पोर साइज पहले था, अब वो पोर साइज क्या होता है, रिड्यूस हो गया। तो मींस उनकी पोर्स में क्या हो गया, लायोफिलिक सोल जो है वो ड्राई होकर चिपक गया वहां पे, ठीक है, उसका पोर साइज क्या होगा, कम हो गया, जिस तरह से फैट डिपॉजिट हो जाती है ब्लड वेसल्स में, ठीक है। तो इस वजह से क्या होगा कि वो पोर साइज कम हो जाएगा, तो जो कोलाइडल पार्टिकल्स है वो इसमें से पास नहीं हो पाएंगे इजिली, सिर्फ और सिर्फ के क्रिस्टलाइट पार्टिकल जो है, जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, जो आयंस हैं, वो इजिली पास हो पाएंगे। तो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन से भी हम क्या कर सकते हैं, प्यूरिफिकेशन बहुत इजीली तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारे पास एक और मेथड, दैट इज फोर्थ वन, अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन, अब ये क्या चीज है, देखो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड क्या होता है कि अगर हम किसी चीज को बहुत हाई स्पीड से जब हम उसको रोटेट करते हैं, तो उसकी टेंडेंसी रहती है कि वो हमेशा आउटवर्ड डायरेक्शन में जाए, ठीक है। अगर आप एक रस्सी पे कोई छोटा सा पत्थर बांध के उसको घुमाओगे, तो जैसे ही आप उस रस्सी को छोड़ोगे तो क्या होगा, हमेशा आउटसाइड की तरफ जाएगा, ठीक है। आप उसको रोटेट कर रहे हो, जिस जगह पे आपने इसको छोड़ा, वो उस रोटेशन में वापस ना आके वो क्या जाएगा, बाहर को जाएगा। तो मीन्स हमेशा क्या रहता है कि जब उसको घुमाते हो, ठीक है, तो वो उसकी टेंडेंसी रहती है कि वो आउटवर्ड डायरेक्शन में जाए, मीन्स पीछे को जाए, ओके। तो यही सेम प्रोसेस क्या चल रहा है, कोलाइडल पार्टिकल्स को सेपरेट में करने में चल रहा है। तो एक हमारे पास टेस्ट ट्यूब है जिसमें हमने अपना फ्रेशली प्रिपेयर्ड कोलाइडल सॉल्यूशन लिया हुआ है, जिसके अंदर इंप्योरिटीज भी हैं, ओके। सो कोलाइडल पार्टिकल्स जो है इलेक्ट्रोलाइट पार्टिकल्स से थोड़े बड़े होते हैं, ठीक है, और हैवी भी होते हैं। तो वो क्या करते हैं कि जैसे ही हम इस टेस्ट ट्यूब को एक मशीन, जिसको हम सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन कहते हैं, उसमें डालते हैं और इसको हाई स्पीड पे रोटेट करते हैं, इतनी हाई स्पीड पे रोटेट करते हैं कि जो पार्टिकल्स हैं हमारे कोलाइडल पार्टिकल्स, बीइंग बिगर इन साइज, बीइंग हैवियर देन द इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। तो जब ये हम इसको रोटेट करेंगे तो ये टेस्ट ट्यूब जो है वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, बट इसमें से सोल्यूशन नहीं गिरेगा। वो इसलिए नहीं गिरेगा क्योंकि इसकी स्पीड बहुत हाई होती है, ठीक है। जब इसकी स्पीड हाई होती है तो जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं उनकी टेंडेंसी रहती है कि वो पीछे की तरफ जाए, ठीक है, जो मैंने आपको पहले समझाया। तो जो पीछे की तरफ जाते हैं तो वो बिल्कुल टेस्ट ट्यूब के बॉटम पे जाके इकट्ठे हो जाते हैं। अब यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स इकट्ठे नहीं होते। इलेक्ट्रोलाइट क्या है, जो हमारा वाटर का सोल्यूशन था उसमें ही रहते हैं, क्योंकि उनका पार्टिकल साइज बहुत छोटा है और वो वाटर के साथ इंटरेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो वाटर के साथ क्या है, वो हाइड्रेटेड होते हैं, तो इसलिए वो पीछे की तरफ नहीं जाते हैं। सिर्फ और सिर्फ क्या, कोलाइडल पार्टिकल पीछे की तरफ जाते हैं। और जैसे ही हम वो मशीन रोकते हैं, उसको फिर हम वर्टिकल मशीन में लेके आते हैं, तो हम देखते हैं कि हमारा जो कोलाइडल सॉल्यूशन है वो नीचे की तरफ है और जो इंप्योरिटीज है वो वाटर में ही है। तो उसको हम यहाँ से डीकेट करके
या किसी पिपेट की हेल्प से या ड्रॉपर की हेल्प से वो हम इलेक्ट्रोलाइट का सोल्यूशन क्या कर सकते हैं, डीकेंट कर सकते हैं। फिर से हम फ्रेश वाटर इसमें डाल के हम हमारा जो है प्योर जो कोलाइडल सोल्यूशन बना सकते हैं। सो दिस इज द मेथड ऑफ अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, सो व्हाट इज सेंट्रीफ्यूगेशन? द प्रोसेस ऑफ रोटेटिंग समथिंग विद वेरी हाई स्पीड, दैट इज नोन एज द अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, सो इसमें हमने क्या किया, कोलाइडल सोल्यूशन को हमने एक ट्यूब में लेके बहुत हाई स्पीड पे हमने इसको रोटेट किया। ओके, रोटेट करने पे जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो हमारे कहां आ गए, बॉटम पे सेटल हो गए। ठीक है, और जो डिस्पर्शन मीडियम था उसको हमने डीकेंट करके अगेन फ्रेश हमने सॉल्वेंट या डिस्पर्शन मीडियम डाल के उसको फिर से हमने प्योर जो है जो हमारा कोलाइडल सोल्यूशन है उसको हमने प्रिपेयर कर लिया। सो ये तो थे हमारे प्योरिफिकेशन मेथड्स। नेक्स्ट वी हैव द प्रॉपर्टीज ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशंस। अब इसमें हमारे पास जो है कोलाइडल प्रॉपर्टीज की, जो हम कोलाइडल सॉल्यूशन की जो प्रॉपर्टीज स्टडी करते हैं, वी हैव नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज। ठीक है, तो जो मेजर प्रॉपर्टीज हैं हम वो डिस्कस करेंगे भी कौन कौन से इसमें मेन प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले मैं बात करता हूं कि हमारे पास जो प्रॉपर्टीज हैं वो कौन कौन सी हैं। पहले हम उनको उनके नाम लिख लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें याद रहे कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज हैं। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टीज है हमारे पास वो है फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज, ओके, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर हमारे पास देयर आर 4 प्रॉपर्टीज। कौन कौन सी हैं? एक तो उनकी हेट्रोजीनियस नेचर, heterogeneous nature, second is stability, third one is filterability, and fourth one is visibility. Okay, these are the 4 physical properties which will be discussed in detail. सेकेंड हमारे पास प्रॉपर्टीज आती है, दैट इज कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, अब कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमने ऑलरेडी स्टडी की हुई है सॉल्यूशन चैप्टर में। कौन कौन सी होती हैं? डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, सेकेंड इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, third one is relative lowering in vapor pressure, relative lowering in vapor pressure, and the fourth one is the osmotic pressure. Okay, osmotic pressure. Third जो हमारे पास प्रॉपर्टीज आती हैं that is mechanical properties, mechanical, or they are also known as the काइनेटिक प्रॉपर्टीज, मैकेनिकल और काइनेटिक प्रॉपर्टीज। ओके, तो ये कौन कौन सी है? सबसे पहले हमारे पास आती है ब्राउनियन मूवमेंट, ब्राउनियन मूवमेंट, सेकेंड इज डिफ्यूजन, एंड थर्ड वन इज सेडिमेंटेशन, सेडिमेंटेशन। इसके बाद जो फोर्थ टाइप की जो प्रॉपर्टीज हैं दैट आर ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज, ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज। तो ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज के अंदर वी हैव फर्स्ट वन टिंडल इफेक्ट, टिंडल इफेक्ट, सेकेंड इज color of the colloidal solution, color of the colloidal solution. Next we have fifth type of property, that is electrical properties. Electrical properties. So electrical properties में we have 2 type of properties. One is the electrophoresis, and second is electroosmosis, electroosmosis. So these are the 5 type of properties, that is physical, colligative, kinetic or mechanical properties, optical properties and the electrical properties. So हम डिस्कस करते हैं सबसे पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज में
जो हमने बात की है कि सबसे पहले जो हमारी प्रॉपर्टी आती है फिजिकल प्रॉपर्टीज में, दैट इज heterogeneous nature. Okay, so first property is heterogeneous nature. ये हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो कोलाइडल सॉल्यूशंस होते हैं, they are heterogeneous in nature and they consist of the two phases. One is the dispersed phase and second is the dispersion medium. That is dispersion medium. Okay, so because of the small particle size, the colloidal solution generally appears to be homogeneous in nature. ठीक है, अगर हम नेक्ड आई से देखते हैं तो हमें homogeneous दिखते हैं, बट इनकी जो heterogeneity है that is confirmed by if we see under the electron microscope. ठीक है, so अगर हम बात करते हैं जो हमने प्रॉपर्टीज की बात की है, जो हमारे पास ऑप्टिकल प्रॉपर्टीज हैं, लाइक टिंडल इफेक्ट, इलेक्ट्रोफोरेसिस है, ओके, इलेक्ट्रोफोरेसिस है, इलेक्ट्रोऑस्मोसिस है, ये सब जो प्रॉपर्टीज हैं ये हमें हेल्प करती है टू फाइंड आउट देयर हेटेरोजेनियस नेचर. ठीक है, ये हमें कंफर्म करती है कि ये जो प्रॉपर्टीज हैं इनकी, जो ये नेचर जो है इनकी, दैट इज हेटेरोजेनियस इन नेचर. ठीक है, दैट वी विल डिस्कस इन लेटर. सो इसके बाद हमारे पास जो सेकंड प्रॉपर्टी है दैट इज स्टेबिलिटी. तो कोलाइडल सॉल्यूशन जो है दे आर क्वाइट स्टेबल. ठीक है, सिर्फ और सिर्फ कुछ एक कोलाइडल पार्टिकल्स हैं जो बिगर साइज में होते हैं, वो धीरे धीरे क्या करते हैं, सेटल डाउन हो जाते हैं. अदरवाइज बाकी जो कोलाइडल सॉल्यूशन जिनमें पार्टिकल साइज क्या है, छोटा है, दे आर क्वाइट स्टेबल. ओके, थर्ड जो प्रॉपर्टी है दैट इज फिल्ट्रेबिलिटी. ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जो कोलाइडल सॉल्यूशंस हैं ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर से ये फिल्टर आउट नहीं होते हैं. ठीक है, सो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर कैन नॉट बी यूज्ड फॉर रिमूविंग द डिस्पर्स्ड फेज बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ द पोर्स ऑफ द फिल्टर पेपर इज बिगर देन दैट ऑफ द साइज ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल्स. ठीक है, सो इसलिए वो कोलाइडल पार्टिकल्स क्या करते हैं, बड़ी इजीली क्या उनमें से पास हो जाते हैं. ओके, सिर्फ और सिर्फ क्या है, एनिमल मेम्ब्रेन और पार्चमेंट पेपर, ठीक है, वो इनको अलाउ नहीं करता पास होने के लिए. So if you want to filter out, so we have to use the some parchment membrane or some animal membrane, which is known as the semi-permeable membrane. ठीक है, उसमें से कोलाइडल पार्टिकल्स क्या होंगे, सेपरेट नहीं होंगे. ओके, सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, क्रिस्टलोइड्स, जिसको हम इलेक्ट्रोलाइट भी कहते हैं, ठीक है, वो इसमें से पास हो जाएंगे और हम उनको फिल्टर कर सकते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन को. क्लियर. नेक्स्ट वी हैव द विजिबिलिटी. तो विजिबिलिटी की बात करते हैं तो कि ये जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं, हमने पहले भी बताया कि नेक्ड आई से देखेंगे तो हमें होमोजेनियस दिखता है सॉल्यूशन, मींस पार्टिकल्स आर नॉट विजिबल टू द नेक्ड आई. ओके, और इवन हम ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप की अगर बात करें, ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप में भी हमें ये होमोजेनियस सॉल्यूशन नहीं दिखता है. ऑर्डिनरी माइक्रोस्कोप से हम इसको नहीं विजिबल करा सकते, हम इसको देख नहीं सकते हैं. ठीक है, इनको देखने के लिए हमें कुछ स्पेशल माइक्रोस्कोप चाहिए होती है, दैट इज नोन एज द अल्ट्रा माइक्रोस्कोप. ओके, इसके बाद हम बात करते हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज की. सेकेंड टाइप की जो प्रॉपर्टीज है दैट आर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करें कि जो कोलाइडल सॉल्यूशंस हैं उनका जो मॉलिक्यूलर मास है वो बहुत हाई होता है, तो इसलिए जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स है पर लीटर सॉल्यूशन की अगर बात करें, 1 लीटर सॉल्यूशन हमने ले लिया ट्रू सॉल्यूशन का और 1 लीटर हमने ले लिया कोलाइडल सॉल्यूशन. ठीक है, अगर हम दोनों का कंपेयर करें तो इसमें पार्टिकल्स बड़े बड़े होने की वजह से क्या होगा, उनके जो 1 लीटर सॉल्यूशन में पार्टिकल्स होंगे वो नंबर कम होगा. द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन 1 लीटर दैट वुड बी लेस. पार्टिकल्स वुड बी लेस एंड हियर द नंबर ऑफ पार्टिकल्स वुड बी मोर. ठीक है, तो अगर हम कंपेयर करते हैं कॉलिगेटिव जो वैल्यू है वो एज कंपेयर टू ट्रू सॉल्यूशन वो लेस होगी. मींस क्या होगा कि जो डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट है तो वो कोलाइडल सॉल्यूशन में ज्यादा डिक्रीज नहीं होगा, ज्यादा डिप्रेस नहीं होगा वहां पे. ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट में डिप्रेशन ज्यादा नहीं देखने को मिलेगी. मींस जैसे हमारे पास नॉर्मल सॉल्यूशन है उनके जैसे ही होंगे हमारे पास. ठीक है, जो हमारे पास एक्चुअल सॉल्यूशन है उसके जैसा ही इसमें जो होगा हमारा जो है इसकी डिप्रेशन होगी फ्रीजिंग पॉइंट की उतनी ही रहेगी, ज्यादा फर्क नहीं रहेगा इसमें. ठीक है, अगर बात करते हैं एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, मींस हमने डिस्पर्शन मीडियम में जब डिस्पर्स्ड फेज डाला, जो हम पढ़ते हैं सॉल्यूशन में कि जब हम
कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जो है किसी एक सॉल्वेंट में डालते हैं तो उस सॉल्वेंट का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो एलिवेट कर जाता है। बट कोलाइडल सॉल्यूशन में जब हम डिस्पर्स्ड फेज को डिस्पर्शन मीडियम में डालते हैं तो वहां पे बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन कुछ ज्यादा नहीं आती है, थोड़ी सी ही चेंज आती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल्स यहाँ पे लेस है। तो क्योंकि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स उसमें कम है तो इसलिए वहां पे डिप्रेशन भी कम होगी और एलिवेशन भी कम होगी। इवन जो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है वो भी लेस होती है। सिर्फ और सिर्फ एक ऑस्मोटिक प्रेशर है। ऑस्मोटिक प्रेशर एक ऐसी प्रॉपर्टी है, हालांकि इसकी वैल्यू भी बहुत कम है एज कंपेयर टू द ट्रू सॉल्यूशन, बट फिर भी हम क्या कर सकते हैं, इसको वहां पे इजिली एक्यूरेटली हम मेजर कर सकते हैं। ठीक है, मींस वी कैन से कि विद अ रीजनेबल डिग्री ऑफ एक्यूरेसी वी कैन इजिली फाइंड आउट द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द कोलाइडल सॉल्यूशन। इसके बाद बात आ रही है थर्ड टाइप की प्रॉपर्टीज, दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज। मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज में मैंने बताया आपको सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है दैट इज ब्राउनियन मूवमेंट। ब्राउनियन मूवमेंट, अब ये ब्राउनियन मूवमेंट क्या होती है? तो कोलाइडल सॉल्यूशन की ब्राउनियन मूवमेंट से पहले हम बात करते हैं नॉर्मल ब्राउनियन मूवमेंट होती क्या है। तो ब्राउनियन मूवमेंट एक जिगजैग टाइप की मूवमेंट है, मोशन है, जो रॉबर्ट ब्राउन ने 1827 में डिस्कवर की थी। ठीक है, ही वाज अ बायोलॉजिस्ट एंड ही वाज स्टडीइंग ऑन द पोलन ग्रेन। ठीक है, तो पोलन ग्रेन पर वो काम कर रहे थे। उन्होंने क्या देखा कि कुछ पोलन ग्रेन उनके हाथ से एक वाटर के बीकर में गिर गए। ठीक है, वाटर के बीकर में गिर गए तो उन्होंने क्या देखा कि वो पार्टिकल्स वहां पे स्टेबल नहीं रहे, वो जस्ट मूव करते रहे वहां पे। ठीक है, जिगजैग मोशन में मूव करते रहे, काफी देर तक मूव करते रहे। ठीक है, सो इस कंटिन्यूअस जो रैंडम मोशन थी इन ऑल डायरेक्शन, उसको नाम दिया गया ब्राउनियन मूवमेंट। और जब यही चीज देखी गई कोलाइडल सॉल्यूशन में, जब उस कोलाइडल सॉल्यूशन को हमने क्या किया, माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, तो हमने क्या वहां पर ऑब्जर्व किया कि जो कोलाइडल पार्टिकल्स हैं वो भी स्टेबल नहीं है, वो एक जगह पे खड़े नहीं है, वो भी जिगजैग मोशन में ऐसे मूव करते रहते हैं, कभी इधर जाते हैं कभी उधर जाते हैं, हर डायरेक्शन में क्या करते हैं वो मूव करते रहते हैं। ठीक है, तो इस टाइप की मोशन को बोला गया ब्राउनियन मूवमेंट। द जिगजैग मोशन और जिगजैग मूवमेंट ऑफ द कोलाइडल पार्टिकल इन द डिस्पर्शन मीडियम इज नोन एज द ब्राउनियन मूवमेंट। ठीक है, अब इसका कारण क्या है, क्यों ऐसे कोलाइडल पार्टिकल मूव करते रहते हैं? तो ब्राउनियन मूवमेंट को जो एक्सप्लेन किया गया वो इस बेस पे एक्सप्लेन किया गया कि देयर इज ए अनबैलेंस्ड बम्बार्डमेंट। अनबैलेंस्ड बम्बार्डमेंट, किसकी बम्बार्डमेंट, किसके साथ? तो बम्बार्डमेंट मतलब होता है कोलिजन। ठीक है, तो मींस वहां पे अनबैलेंस्ड कोलिजन हो रहे हैं। अनबैलेंस का मतलब क्या हुआ, ऐसा नहीं है कि वो एक डायरेक्शन में जा रहा है तो आगे कुछ पार्टिकल से कोलाइड किया तो नेक्स्ट डायरेक्शन में जाएगा तो उतना ही परफेक्टली कोलाइड करेगा जितना पहले कोलाइड किया था। ठीक है, तो अनबैलेंस का मतलब क्या है कि कभी जो है बम्बार्डमेंट फास्ट हो रही है, कभी स्लो हो रही है। अभी बम्बार्डमेंट किसके किसके बीच में है? तो इसमें क्या देखा गया कि जो डिस्पर्शन मीडियम के पार्टिकल्स हैं, ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली कोलाइड कर रहे हैं विद द पार्टिकल्स ऑफ डिस्पर्स्ड फेज। ठीक है, और उनका जो इंपैक्ट है, द इंपैक्ट ऑफ डिस्पर्शन मीडियम पार्टिकल्स दे आर अनइक्वल। ठीक है, सो इस वजह से उनकी जो मोशन है वो जिगजैग मोशन है डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स की, और वो पार्टिकल्स क्या कर रहे हैं, डिस्पर्शन मीडियम में इधर उधर मूव कर रहे हैं विद अनइक्वल स्पीड्स। ठीक है, सो जब वो अनइक्वल स्पीड से मूव करेंगे तो उनकी जो मोशन रहेगी वो जिगजैग मोशन रहेगी, कभी वो इस साइड पे जाएंगे, ठीक है, आगे जाके डिस्पर्शन मीडियम से फिर कोलिजन होगी, वो किसी और डायरेक्शन में मूव कर देंगे, फिर इधर मूव कर देंगे, इस तरीके से वो मूव करते रहेंगे। तो इस तरह की जो मोशन है दैट इज नोन एज द ब्राउनियन मूवमेंट। अब ये हुई किसके बीच में, डिस्पर्शन मीडियम एंड डिस्पर्स्ड फेज पार्टिकल्स के बीच की जो बम्बार्डमेंट है, जो कोलिजन है, उसको बोलते हैं ब्राउनियन मूवमेंट। ठीक है, अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये स्टडी करने का मतलब क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन में इसको हम स्टडी क्यों करते हैं? इसमें से जब हम स्टडी करते हैं तो दो चीजें कंफर्म होती हैं। एक तो काइनेटिक थ्योरी, जो हम गैसेस के स्टेट में पढ़ते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स हैं दे आर नॉट इन रेस्ट। ठीक है, सो दे आर हैविंग द सीजलेस मोशन इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, वही सेम चीज हमें कोलाइडल सॉल्यूशन में देखने को मिलती है कि वी कैन से कि ब्राउनियन मूवमेंट प्रोवाइड अ डायरेक्ट डेमोंस्ट्रेशन ऑफ द सीजलेस मोशन ऑफ द मॉलिक्यूल एज पोस्टुलेटेड बाय द काइनेटिक थ्योरी। सेकंड क्या है, ये ब्राउनियन मूवमेंट में बताती है कि पार्टिकल्स जो है स्टेबल क्यों रहते हैं। वो स्टेबल इसलिए रहते हैं क्योंकि जो ब्राउनियन मूवमेंट है दैट इज एक्टिंग जस्ट अगेंस्ट द फोर्स ऑफ ग्रेविटी। जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है वो पार्टिकल्स को नीचे खींचती है, बट जो ब्राउनियन मूवमेंट है, जो जिगजैग उनकी जो मोशन है, जो अनबैलेंस्ड बम्बार्डमेंट है, वो उनको क्या करती है, हर डायरेक्शन में मूव करने देती है, वो नीचे नहीं आते। ठीक है, तो इट एक्ट अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल फोर्स।
ठीक है। तो इस वजह से पार्टिकल जो है वो सेटल नहीं होते हैं, वो क्या करते हैं, इधर उधर मूव करते रहते हैं और स्टेबलाइज रहते हैं सोल्यूशन के अंदर। ओके, सेकंड जो हमारे पास मैकेनिकल प्रॉपर्टी है दैट इज डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन क्या है, हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जो सोलर पार्टिकल्स हैं वो डिफ्यूज करते हैं फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू दी लोअर कंसंट्रेशन, बट अगर पार्टिकल्स का साइज बड़ा है तो वो बहुत स्लोली क्या करेंगे, डिफ्यूज करेंगे। ठीक है। सो थर्ड जो प्रॉपर्टी है दैट इज सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन का मतलब होता है सेटल डाउन होना। सेडिमेंटेशन इज सेटलिंग डाउन। ठीक है। तो कोलाइडल सॉल्यूशंस जो है सेटल डाउन करते हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी एट ए वेरी स्लो रेट। मींस अगर आपने आज कोलाइडल सॉल्यूशन बना लिया तो वो जरूरी नहीं है कि साथ ही साथ वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, इट विल सेटल डाउन विद ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है। तो इसको बोलते हैं हम सेडिमेंटेशन। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम बाकी जो ऑप्टिकल्स और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज है वो डिस्कस करेंगे।